बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? यकीनन तमाम लोग खैर वफीस से होंगे। मैं आपका टीचर जुल्फ़कार अली। आज स्टूडेंट हम लेक्चर नंबर 8 शुरू करेंगे। अभी तक स्टूडेंट 7 लेक्चर में हमने कोशिश की है कि जो बेसिक किस्म के कंसेप्ट हैं वो आपको बताए जाएं। और फिर मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक रिक्वेस्ट की थी कि आपने अपने घर में जो लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसमें आप कोड ब्लॉक या डेव C++ इंस्टॉल करके कोशिश करें कि ये प्रैक्टिकली वर्क साथ साथ करते जाएं। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप इन फ्यूचर आगे जब आप सेकेंड ईयर में भी सी लैंग्वेज है, अगर आपकी 10th में ही सी लैंग्वेज पे ग्रिप बन जाती है तो सेकेंड ईयर में थोड़ी सी इन्हेंस चीज़ें हैं और आपको मज़ीद बेहतर चीज़ें समझ आएंगी। इसी तरह जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पर जाएंगे तो यही सी लैंग्वेज और सी लैंग्वेज स्टार्ट में सिखाई जाती है। जब भी आप प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं किसी भी लेवल पे तो सी लैंग्वेज जो है हमारी बेसिक लैंग्वेज है और सी से आगे C++, जावा और पाइथन लैंग्वेज सारी एक ही सीरियल में चलती हैं। जब आपके यहाँ के कंसेप्ट क्लियर होंगे, लैंग्वेजेस सारी एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा मेजर फ़र्क नहीं आता। फ़र्क आता है तो सिर्फ सिंटैक्स का आता है और सिंटैक्स थोड़ा सा बंदा गो थ्रू करे उसके बाद उस लैंग्वेज में इंसान की ग्रिप बन जाती है। तो आपने यही कोशिश करनी है कि चूँकि हमारे मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि यार अगर चीज़ समझ नहीं आए तो उसको हम रट्टा लगा लेते हैं। तो काइंडली आपने 10th के सिलेबस में आपने ये नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि आप इसको गो थ्रू करें। अगर ड्यूरिंग लेक्चर बात समझ नहीं आ रही तो मेरे से आप पूछ भी सकते हैं। फिर यह है कि आप जब क्लासेस रेगुलर पढ़ा रहे हैं, जो आपके कंप्यूटर के टीचर्स हैं उनको भी उससे भी डिस्कस कर सकते हैं। देखिए हर चीज़ से सीखा जा सकता है, तो कोशिश करें कि इसको सीखें। तो आज बेटा हम कोशिश करेंगे कि हमारा चैप्टर 1 जो है वो वाइंड अप हो और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना चैप्टर 2 जो है वो शुरू कर सकें। मगर इन लेक्चर्स को आपने बार बार रिवाइज़ करके सुनना और साथ साथ प्रैक्टिस करनी है और साथ अपने नोट्स या बुक जहाँ से भी आप लर्न करते हैं वो भी आपने साथ साथ अपने साथ रखने हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 8 शुरू करेंगे और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने लेक्चर नंबर जो है 7 में हमने क्या पढ़ा। तो लेक्चर नंबर 7 में स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू किया था। एक्सरसाइज आपने यकीनन कर ली होगी, जिसमें आपके MCQs थे। अब स्टूडेंट MCQs के हवाले से मैंने आपको थोड़ा सा ये गाइड करना था कि आमतौर पे बोर्ड के पेपर में जब आपका MCQ आता है ना, तो बच्चा जो है पूरी स्टेटमेंट को पढ़ता है और चारों ऑप्शन को नहीं देखता। क्योंकि हमारे एक दो स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ भी था कि उसने 9th की बात कर रहा हूँ कि विच इज़ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। उसने पहली ऑप्शन दी थी फ्लॉपी डिस्क, दूसरी हार्ड डिस्क, तीसरी कंपैक्ट डिस्क और चौथी उसने दी थी ऑल ऑफ दीज। अब बच्चे ने क्या किया कि उसने सिर्फ पहली ऑप्शन ही पढ़ी है और टिक कर दिया। जब उसने अगली ऑप्शन B देखी, C देखी, वो दोनों सही थी और D पे उसने लिखा हुआ था ऑल ऑफ दीज। तो जब भी आप MCQ सॉल्व करें, देखें आपका एक टिक यानी एक आपने बबल फिल की है तो आपका एक नंबर है। तो MCQs आपके बड़े ही क्रिटिकल होते हैं कि आपका एक अटैम्प्ट एक नंबर आपको दे रहा है। तो आपने जब भी MCQs वाले क्वेश्चन करने हैं बेटा, तो आपने पूरी स्टेटमेंट को तसल्ली से पढ़ना है और चारों ऑप्शंस को अच्छी तरह देखकर फिर आपने अच्छी तरह से उसको जो है वो जो आपको 100% जिसके बारे में आपको कन्फर्मेशन हो तो आप उसको टिक करें। तो ये हमने लास्ट टाइम एक तो MCQs किए थे और ये आपके एक्सरसाइज के MCQs थे। कुछ एक्स्ट्रा MCQs भी हैं जो आपके वहाँ पे नोट्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं एक्स्ट्रा भी। मगर पहले आपकी प्रायोरिटी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs एंड लॉन्ग, ठीक है। और इस दफ़ा नोट्स में जो है मैंने अलहदा से ही एक पोर्शन बनाया हुआ है सॉल्व्ड एक्सरसाइज। सॉल्व्ड एक्सरसाइज में सारे उसके शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs और लॉन्ग का रेफरेंस पीछे दे दिया गया कि ये लॉन्ग क्वेश्चन फ़लाँ जगह अवेलेबल है। फिर इसी तरह एक हेडिंग दी गई है सॉल्व्ड एक्सरसाइज, क्योंकि आपकी खैर चैप्टर 1 में तो इतने प्रोग्राम्स नहीं थे, आगे चैप्टर 2, 3, 4, 5 में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। और प्रोग्राम्स आमतौर पे अगर किसी बच्चे से बात की जाए तो यही कहता है कि सर प्रोग्राम समझ नहीं आ रहे। बेटा देखें, टीचर अपनी बेस्ट एफर्ट कर रहा है क्लासरूम में आपको समझाने की, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ है, वहाँ पे इतना वो एटमॉस्फेयर नहीं है कि वो क्लास में ही जो है वो आपको साथ साथ प्रैक्टिकली करके दिखाए। उसमें यह है कि आप उसको समझें, फ़ौरन ही उसको आप अप्लाई करके देखें।
जब आप समझ के जहन में जब आपने यही बिठा लेना कि यार ये तो प्रोग्रामिंग हमें समझ ही नहीं आ रही, तो फिर वो समझ नहीं आएगी। जब आप ये करेंगे कि हमने कोशिश तो करनी है कि बहुत से लोगों ने सीखी हुई है, ठीक है, बहुत से बच्चे आप में से ऐसे ही हैं जो सी लैंग्वेज मैट्रिक लेवल पे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैट्रिक लेवल पे वेब पेज डिज़ाइनिंग जानते हैं, मैट्रिक लेवल पे सी शार्प लैंग्वेज जानती हैं, तो उन्होंने सीखी है। कोशिश करें, जब आप कोशिश करेंगे, फोकस करेंगे, इवन के ये जो मैंने जितने आपको लेक्चर्स दे चुका हूँ और उस ड्यूरेशन में आप 15-20 मिनट के लेक्चर को अगर फोकस करके सुने और उसके बाद उसको अप्लाई करके देखें तो इंशाल्लाह आई होप चीज़ें आपको ये समझ आ जाएंगी, ठीक है। और दोबारा फिर बताता चलूँ कि आपके 10th का सिलेबस, मैं ये वर्ड नहीं यूज़ कर रहा कि मुश्किल है। मुश्किल, हर वो चीज़ मुश्किल होती जिसको इंसान करे ना। अगर इंसान कोशिश करे, स्ट्रगल करे, मेहनत करे तो अल्लाह की ज़ात जो है बरकत ज़रूर डालती है। और जब इंसान सिर्फ ये ज़हन में रखे कि यार ये मुश्किल है, ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा, ये तो मेरे दिमाग के ऊपर से बात गुजर रही है, फिर जितना मर्जी एक्सपर्ट टीचर होगा वो आपको बात कन्वे नहीं कर पाएगा। और जब आप ये देखेंगे यार टीचर कोशिश कर रहा है, हम भी अपना दिमाग पूरा खोल के बात सुने तो इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। तो ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। फिर आपके ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे। फिर मैंने आपको कोड ब्लॉक चलाना सिखाया था और मैंने कहा था कि आप कोड ब्लॉक कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप माशाल्लाह में से बहुत से बच्चे ऐसे ही हैं जो इंटरनेट का हमसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप किसी भी वेबसाइट पर जाके कोड ब्लॉक इंस्टॉल करें। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम बताया था जो अमूमन मेरे क्लास के बच्चे मेरे से डिस्कस करते रहते हैं कि जी मेरे पास विंडोज़ 7 थी, मैंने कोड ब्लॉक इंस्टॉल किया, वो कंपाइलर एरर दे रहा है। तो उनको मैंने कहा था कि बेटा आप अलहदा से जब आप अगर विंडोज़ 7 है तो जब आप कोड ब्लॉक 32 बिट इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप अलहदा से मिन GW बेसिक इंस्टॉल करवाएं, ठीक है। और मिन GW बेसिक जब इंस्टॉल करवाएंगे तो फिर सेटिंग में जाएंगे, तो सेटिंग में जाके एक ऑप्शन होती है ऑटो डिटेक्ट पर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका जो कंपाइलर है मिन GW बेसिक उसको डिटेक्ट कर लेगा और फिर एरर नहीं आएगा। और अगर आप विंडो 10 इंस्टॉल की हुई है तो विंडो 10 में इशू कोई नहीं है, आपने 64 बिट जो है वो कोड आईडी और उसका कंपाइलर इंक्लूड होता है, ठीक है, वो आप इंस्टॉल करें, कोई इशू नहीं होगा। फिर भी अगर इशू आता है तो आप अपने क्लासरूम में टीचर्स से डिस्कस करें, ठीक है, और इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। फिर मैंने ये भी कहा था कि चलें अगर इसमें नहीं करें तो आप उसमें कर लें डेव C++, दोनों एक जैसी हैं, कोई ऐसा दोनों में फ़र्क नहीं है। ये कोड ब्लॉक की मैंने विंडो दिखाई थी, ये मैंने तरीका आपको बताया था। फिर हमने ये डिफरेंशियल बिटवीन 4 इंट, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में वो पूछ लेता है, इसको काइंडली ज़रा ध्यान से कीजिएगा, अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। फिर वेरिएबल इनिशियलाइज डिक्लेरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस बड़ा कंसेप्चुअल भी था कि वेरिएबल को हम डिक्लेयर करवाते हैं, जब तक हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करवाएंगे उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इनिशियलाइजेशन से क्या मराद है कि वेरिएबल को वैल्यू देना। फिर हमने ये मैच द कॉलम किया था, मैंने कहा था इस तरह क्वेश्चन आपके बोर्ड में तो नहीं आते, पेपर का हिस्सा तो नहीं है, ठीक है। एज सच देखें बोर्ड का 10th का पुराना पैटर्न ही होगा, पुराने पैटर्न में 10 MCQ जैसे शुरू के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि MCQs ही होती हैं, मगर इसमें बात है ये शॉर्ट MCQs बना सकता है। इसको जब आप देख लेंगे इसकी ऑप्शंस को तो MCQs इससे रिलेटेड अगर कोई बनाएगा तो आप बड़ी आसानी से अटैम्प्ट करेंगे। फिर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज आपकी पूरी बुक में बहुत ज़्यादा दी है। पहला हमने क्वेश्चन किया था, कल मैंने आपको जो है वो इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखाया था, ठीक है। फिर एक्सरसाइज में 2 में था कि आप एक जो है वो प्रोग्राम ले, उसमें वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज़ करवाएं। तो मैंने पहले उसको डिक्लेयर करवाया, फिर इनिशियलाइज़ करवाया। ये देखें आपके सामने प्रोग्राम है stdio.conino.h, ये मैंने वेरिएबल क्या करवाए हैं, डिक्लेयर करवाएं, ये भी डिक्लेयर करवाए, ये मैंने इनिशियलाइजेशन उसकी करवा दी, ये वाली सारी, फिर उसको मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। और ये इसकी आउटपुट थी, योर नेम ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही, जेंडर ये आएगा, योर हाइट ये आएगी। आज हम लेक्चर नंबर 8 में कोशिश करेंगे कि हमारा ये जो चैप्टर 1 है ये फिनिश हो जाए। एक्टिविटीज़ वैसे तो उसने बुक के अंदर जगह जगह दी हुई है, मगर मैंने नोट्स में एक्टिविटीज़ एंड पे रखी हुई हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके 9th के जो है वो सिलेबस में थी। तो ऐसे ही 10th में भी एक्टिविटीज़ एंड पे दी हुई हैं। तो यू कहता है यूज़ योर वेब ब्राउज़र टू फाइंड आउट द नेम ऑफ 3 डिफरेंट IDs दैट कैन बी यूज फॉर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कहता आप ये मैंने अभी बताया कि आप हमसे ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने सिंपल अपने ब्राउज़र गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं वहाँ आपने टाइप करना है नेम या लिस्ट द नेम ऑफ फेमस IDs फॉर प्रोग्रामिंग इन C। तो ये मैंने भी नेट से ही जो है वो कॉपी की हैं। तो आप ज़रूरी नहीं कि कोई सी, लेकिन जैसे ये कोड लाइट, सबलाइम टेक्स्ट, नेट बीन्स, ऑटम्स, ये और भी बहुत सी हैं,
ठीक है। इसमें से बहुत सी ऐसी हैं जो हमने यूज़ नहीं की। हमने ज़्यादा जो अपने दौर में टर्बो सी यूज़ की है, डेव C++ या विजुअल स्टूडियो में लोग जो है, ये विजुअल स्टूडियो भी आपका आईडी है, तो उसका एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है ये। उसने कहा जी आप परफॉर्म करके देखें। तो इस तरह आप और नाम भी निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही लिखें, और भी बहुत सी जो है वो आपकी आईडीज़ हैं। आपने सिंपल अपने गूगल क्रोम पे जाना है और वहाँ पे आपने नाम लिखना है कि नेम डिफरेंट आईडीज़ यूज़ फॉर प्रोग्रामिंग इन C लैंग्वेज। तो आप जैसे एंटर करेंगे तो आपको पूरी लिस्ट देगा कि ये आईडीज़ हैं, इसके अलावा जो है वो यूज़ होती हैं। एक्टिविटी 1.2 है कि ओपन द आईडी इंस्टॉल इन योर लैब कंप्यूटर। ये हमने पहले प्रोसेस कर लिया है, मैंने आपको तरीका भी बता दी है कि आप अपने घर में अगर आप अपने कैंपस में हैं, यूनिक के किसी भी कैंपस में है, तो वहाँ पे भी ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। सपोज़ करें कि जो लैब है वहाँ पे अभी तक जो है वो कोड ब्लॉक इंस्टॉल नहीं हुआ, तो आप अपने टीचर को कह सकते हैं कि जी एज ए एक्टिविटी सर यहाँ पे बुक में दी हुई है, तो आइए हम आज क्लास में वहाँ कंप्यूटर लैब में चलते हैं और वहाँ हम डाउनलोड करती हैं आईडी। तो आप गूगल पे जाके लिखेंगे कोड ब्लॉक, एंटर करेंगे। अगर आपका विंडो 7 है तो अच्छा बाद दफ़ा चल भी जाता है, इशू नहीं है कि कोड आप वहाँ लिखा होता है कोड ब्लॉक इंक्लूडिंग 32 बिट मिन जीबली बेस्ड कंपाइलर, चल जाए तो आप उसमें जाके सेटिंग में जाके उसको ऑटो डायरेक्ट कर लें। ठीक है, बाद दफ़ा इशू ज़रूर करता है, क्योंकि मैंने भी इसको ऐसे किया था कि सेटिंग में जाके आप जब इसके, ठीक है, यहाँ पे भी आप सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ सेटिंग में जाके ये इसकी कंपाइलर और ये आप इसको ऑटो डिटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट इसकी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑप्शंस पे ऑटो डिटेक्ट कर सकते हैं। मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ चूँकि सेट है, ठीक है, तो आप उसको ऑटो डिटेक्ट करके उसमें ये सारी चीज़ें ला सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद दोबारा आते हैं जी हम स्लाइड पे। तो ये कहता है जी राइट द प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड इनटू द टेक्स्ट एडिटर योर आईडी एंड एग्जीक्यूट इट। कहता है ये प्रोग्राम लिखें, ये हमने ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आप इसको दोबारा फिर चला सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जाके इसको आप दोबारा कॉपी करें, ये आपको ये भी फैसिलिटी मिलती है कि आप MS वर्ड या उससे भी इसको कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको चला लेते हैं जी, कंट्रोल A, इसको पहले वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल V। ये सपोज़ मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया जो कि हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे मुझे दिखाएगा। ठीक है, तो printf, ये printf फंक्शन लगा हुआ है जो आगे चल के हम पढ़ेंगे भी। ये हमारा चैप्टर 2 का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये लीजिए, इसको मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल S भी कर सकता हूँ या यहाँ से भी सेव कर सकता हूँ। सेव किया, ठीक है, उसके बाद आप इसको क्या करें, कंपाइल करें। जब कंपाइल किया कोई एरर नहीं है, फिर इसको यहाँ से रन करें। ये देखें हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे लिखा आ गया। साथ मैंने बताया था कि ये आप ऐसा करें, ये एक हेडर फाइल भी साथ ऐड कर लिया करें, हैश इंक्लूड conio.h, ये आपने हेडर फाइल ऐड कर ली। और यहाँ पे फिर आप गेट ch लगा दें नीचे, गेट ch, ये भी साथ ऐड कर दिया करें। ठीक है, कंट्रोल S। ये गेट ch हम आगे चल के पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। ये दोबारा इसको मैं कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं है। ये देखें हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे लिखा आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, हेडर फाइल ऐड करनी है, ये करना है, और जहाँ एरर आएगा आपको कंपाइलर फ़ौरन बताएगा कि ये आपका एरर है। थोड़ा सा आगे पीछे देखें एरर कहाँ पे। एरर आमतौर पर ये कि सेमीकोलन ना लगाया हो, बस यहाँ पे मैं सेमीकोलन उड़ा देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल S करता हूँ। अब देखिए मुझे एरर दे रहा है, एरर आपको मेंशन कर रहा है कि आपका ये एरर है। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ से इससे परेशान नहीं होना। फिर आगे पीछे देखिए यार मैंने कहीं सेमीकोलन तो मिस नहीं किया। अब मैं यहाँ सेमीकोलन लगाता हूँ, ये मैंने सेमीकोलन लगा दिया। दोबारा इसको मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल S से भी कर सकता हूँ या इससे भी कर सकता हूँ। जब मैं इसको दोबारा अब कंपाइल करूँगा कोई एरर नहीं है, ये मेरे पास आउटपुट आ गई। तो आप इसकी जितनी बेटा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये उतना ही फ़ायदा देगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस इसकी आप बेटा ज़रूर करें। तो ये प्रोग्राम भी हमने चला कर देख लिया। उसके बाद कहता है जी एक्टिविटी 1.3 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट इन सर्कल द रिजर्व वर्ड इन द C लैंग्वेज। कहता है इसमें ये एक पूरी लिस्ट दी गई है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकते हैं। मैंने बताया ना कि आपका जो 10th का पेपर है वो बिल्कुल सीधा साधा नहीं होगा। अभी मेरी एक असेसमेंट है, अभी बोर्ड का कोई मॉडल पेपर हमारे पास अवेलेबल नहीं है।
या यूनिक के नोट्स में जो एंड पे मैंने 2 पेपर लगाए वो भी मेरी एक असेसमेंट है, कि मेरी असेसमेंट है कि पेपर में वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड एरर, फाइंड आउटपुट, यानी इस तरह के क्रिटिकल क्वेश्चन। फिर इसमें एक प्रोग्राम लॉन्ग में दे सकता है, ये भी मेरी एक असेसमेंट है। फिर इस तरह के क्वेश्चन दे सकता है कि जनाब ये मैंने एक लिस्ट दी हुई है, इसमें बताओ रिजर्व वर्ड कौन कौन से हैं। ये मैंने एक लिस्ट दी है, इसमें इंटीजर कौन सी हैं, करैक्टर कौन सी हैं और फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज़ कौन सी हैं। ठीक है, तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएंगे तो आप सिर्फ जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह कर सकेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप थोड़े से अपने कंसेप्ट क्लियर कर लें। तो इसमें देखें पूरी लिस्ट दी गई है सी लैंग्वेज में, इंट, पैक, क्रिएट, केस, रिटर्न। इसमें से कहता जी इन सर्कल करें कि कौन से रिजर्व वर्ड, इंट रिजर्व वर्ड है जी, केस ये हमारा एक टॉपिक है, स्विच में केस हम लगाते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सेकंड ईयर में आप करेंगे स्विच स्टेटमेंट, ये सिलेक्शन के लिए यूज़ होती है। रिटर्न, स्ट्रक, ये सारे आपके क्या है, कीवर्ड्स हैं या रिजर्व वर्ड है। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आने के चांसेस हैं कि जिसमें वो कहे जी इसमें से आप कीवर्ड्स बताएं कौन कौन से हैं। एक्टिविटी 1.4 है कि आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सी लैंग्वेज प्रोग्राम। अब इसमें इसको आपने कैसे अटैम्प्ट करना है कि आपने पहले हेडिंग देनी है हेडर फाइल। तो इसमें देखें ये आपकी हेडर फाइल कौन कौन सी हैं। अगर आप यहाँ देखें तो आपकी ये वाली दोनों जो हैं ये आपकी हेडर फाइल हैं। ये दोनों कौन सी हैं जी, हेडर फाइल हैं आपकी, हेडर फाइल। मैं एज डाल देता हूँ। उसके बाद ये वाला आपका क्या है, आपका मेन सेक्शन है, मैं एम डाल देता हूँ। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो बेटा ये आपकी बॉडी है, बॉडी सेक्शन। ये हमारा जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो एक्चुअल कहाँ से शुरू होता है, एक्चुअल बेटा वो हमारा मेन सेक्शन शुरू होता है, वाइड मेन। ये बाद में हम बात करेंगे वाइड से क्या मुराद है, ये चैप्टर 5 में हम बात करेंगे कि ये फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा, वाइड मीन कुछ भी नहीं। और अगर हम कुछ भी नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट वाइड ही होता है। तो ये आपकी बेटा 2 हेडर फाइल हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड canonier.h। ये आपकी 2 हेडर फाइल हैं, ये आपका मेन सेक्शन है। तो हेडर फाइल जो है, और जो stdio.h है ये हेडर फाइल होती है प्रिंट एफ के लिए। ये देखें, ये जब भी मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर प्रिंट एफ लगाना है तो उसके लिए मैंने ये हेडर फाइल ये यूज़ करनी है, हैश इंक्लूड stdio.h। और जब मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर गेट सी एच लगाना है ना, उसके लिए मेरा ये देखिए मैंने गेट सी एच लगाया हुआ यहाँ पे। जब मैंने गेट सी एच लगाना है तो ये वाला, तो हेडर फाइल में बेसिकली ये जितने भी फंक्शंस हैं इनकी डिस्क्रिप्शन इन हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल है। यानी जी प्रिंट एफ की जितनी भी डिस्क्रिप्शन है इस stdio.h में अवेलेबल है। इसी तरह गेट सी एच क्या करता है, करैक्टर लेता है, कैसे लेता है, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन canonier.h में है। तो इसमें आपने लिखना है कि इस प्रोग्राम में ये पहले आपने हेडिंग देनी है हेडर सेक्शन, 2 के नाम लिख देना भाई ये हेडर सेक्शन है। फिर आपने हेडिंग देनी है मेन सेक्शन, आपने बताना कि ये हमारा मेन सेक्शन है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस जो हैं ये हमारा क्या है, ये आपका जो है वो बॉडी सेक्शन है। तो आपने जितना अच्छी तरह उसको अटैम्प्ट करेंगे उतना जो पेपर चेक कर रहा है उसको बात समझ आएगी। एक्टिविटी 1.5 है टेक द वैलिड कमेंट्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। अब वो याद होगा आपको सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट जो है वो 2 स्लैशेस से शुरू होता है और उसका एंडिंग नहीं होता। और जो बेटा आपका मल्टी लाइन कमेंट्स है ये स्लैश स्टैरिक, उसके बाद आप कमेंट्स देते हैं और उसके बाद क्लोजिंग स्टैरिक होती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से दे सकते हैं। आप देखिए इसमें सिर्फ एक जो है ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, सिर्फ कमेंट्स गोज़ हेयर ये ठीक है, ये करेक्ट है। बाकी परसेंटेज ये भी रॉन्ग है, ये भी आपका रॉन्ग है। ठीक है जी, अगर हम देखें तो ये रॉन्ग है, ये ठीक है, उसके बाद ये भी रॉन्ग है। अब ये गलत है, देखें उसने अगर ये मल्टी लाइन पे लगाना था तो फिर यहाँ स्टैरिक डालता वो, फिर ठीक होना था। ये भी गलत है, ये भी गलत है। पहले उसने सिंगल लाइन स्टार्ट किया हुआ है और यहाँ पे उसने उसको मल्टी लाइन बना दिया, ये भी रॉन्ग है। तो सिर्फ एक ठीक है ये वाला, इसको हम कहते हैं ये करेक्ट है। ये मल्टी लाइन कमेंट्स है, ये एक्यूरेट है। ठीक है, बात समझ आई। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा फिर बता दूँ पूछे जा सकते हैं। फिर आगे एक्टिविटी 1.6 है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द कांस्टेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप। कहते हैं इस डाटा टाइप में आप उसकी टाइप बताएं। पहले देखें इंटीजर क्या है 12, ये 12 क्या है हमारा, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ यहाँ पे हाईलाइट करके थोड़ा सा। इसमें जो 12 है ये मेरा इंटीजर कांस्टेंट है।
1.2 फ्लोटिंग कांस्टेंट है, ये सिंगल कोटेशन में बंद है, ये क्या है आपका करैक्टर, ठीक है ना, ये हमारा ये लिखा हुआ है करैक्टर कांस्टेंट, ठीक है। -2.1 -2.1 जो है ये भी आपका कांस्टेंट ही है, इंटीजर कांस्टेंट। किस किस्म का इंटीजर कांस्टेंट आपका, यानी साइन, ठीक है, साइन मीन वो पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। फिर 32.768, ठीक है, ये लिखा हुआ देखें 1.2 रियल कांस्टेंट, 1.2 रियल कांस्टेंट। 32.768 ये आपका क्या है, ये भी रियल कांस्टेंट है जिसमें शारिया आ रहा है। फिर ए सिंगल कोटेशन में बंद है, ठीक है, तो ये आपका ए जो है ये आपका क्या है करैक्टर कांस्टेंट है, ये हमने ऑलरेडी टेक कर दिया उसको। -12.3 देखें ये रियल कांस्टेंट है। 41 आपका क्या है इंटीजर कांस्टेंट, ये देखें ये, और ये -21 यहाँ लिखा हुआ है, ये आपका क्या है इंटीजर कांस्टेंट। 12 क्या है, ये भी इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। 40.0 ये रियल कांस्टेंट है, और ये देखिए बैकस्लैश सिंगल कोटेशन में बंद है। हमने स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात की थी कि कोई भी चीज़ जो सिंगल कोटेशन में बंद हो उसको बेटा हम क्या कहते हैं, हमारा क्या है एक करैक्टर कांस्टेंट है। तो ये बात, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं कि जनाब ये फला की डेटा टाइप क्लियर करें। उसके बाद एक्टिविटी 1.7 इन सर्कल द वैलिड वेरिएबल नेम अमंग द फॉलोइंग, ये मुख्तलिफ वेरिएबल के नाम दिए, कहते हैं इसमें से करेक्ट बताएं। अंडरस्कोर हेलो, रोल नंबर, एयर 23 ब्लू करेक्ट है, नेम करेक्ट वेरिएबल है, केस करेक्ट वेरिएबल है, फ्लोट एक करेक्टर वेरिएबल है, ठीक है जी। तो ये हमारे सारे क्या हैं वेरिएबल है। एक्टिविटी 1.8 है राइट अ प्रोग्राम that declares the variable of the appropriate data type to store your personal name. Initialize these variable with the following data type. Initialize letter of your name, letter of your gender, your age, your marks in 8th class, your height, ठीक है। ये मैं प्रोग्राम जो है मैं यहाँ आपको चला के दिखाता हूँ। ये एक्टिविटी 1.8 है, यहीं पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ कोड ब्लॉक को, ये मेरा कोड ब्लॉक है। फाइल पे जाता हूँ, ओपन पे जाता हूँ, तो यहाँ मेरी एक्टिविटी 1.8 ये देखें ऑलरेडी मैंने इसको सेव किया हुआ ताकि टाइपिंग में मुझे टाइम ज़्यादा ना लगाना पड़े। तो देखें ये आपके सामने है, हेडर फाइल ऐड की हुई है, हैश इंक्लूड, हैश canonian.h, वाइड मेन, ये मेरे वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करवाए हैं, ये भी मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हुए हैं। नेम, जेंडर, एज, मार्क्स, ये मेरा फ्लोटिंग टाइप है, यहाँ फिर मैंने इनिशियलाइज़ करवा दिया, ये भी मैंने इनिशियलाइज़ करवा दिया, मैंने एज रखी, मार्क्स रखे। फिर मैंने वही आपको याद होगा पहले भी हमने इस तरह का एक प्रोग्राम किया था, सेम वही चीज़ है। हाइट मैंने रखी, फिर उसको मैंने प्रिंट करवा दिया, बैकस्लैश n ये मैंने बताया था आपको आगे चल के बताएंगे। %c फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जब भी मैंने करैक्टर प्रिंट करवाना तो फॉर्मेट स्पेसिफाई c यूज़ करूँगा। फिर जेंडर %c फॉर्मेट स्पेसिफाई, प्रिंट एफ योर एज। अब एज देखें इंटीजर है, देखें %d लगाया हुआ है, एज प्रिंट करवाएगा। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह चैप्टर 2 में अब इन डिटेल बात करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली बताता है कि जो डाटा आप ले रहे हैं या प्रिंट करवा रहे हैं उसकी टाइप क्या है। इंटीजर के लिए हम d या i यूज़ करते हैं, करैक्टर के लिए हम c यूज़ करते हैं, फ्लोटिंग के लिए हम f यूज़ करते हैं, इसी तरह स्ट्रिंग के लिए हम s यूज़ करते हैं। तो ये मार्क्स को प्रिंट करवाएगा, ये आपकी हाइट को प्रिंट करवाएगा, और ये गेट ch मैंने वैसे लगाया हुआ है ताकि जो है वो आपके लिए जो है वो प्रिंट जो है उसकी सही नज़र आए। तो अब इसको हम कंपाइल करते हैं पहले, ठीक है। कंपाइल के बाद इसको मैंने रन किया, ये देखें आपके सामने इसकी आउटपुट नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये इसकी आउटपुट आ गई कि योर नेम इज़ Z, योर जेंडर इज़ M, योर एज इज़ 15 एंड योर मार्क्स इज़ 420 और योर हाइट इज़ दिस। तो बेटा ये आपका चैप्टर 2 था जो आज मैंने 1 था जो मैंने फिनिश करवा दिया। इसमें मैंने कोशिश की है कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं कवर करवा लूँ। तकरीबन 8 लेक्चर में ये हमने अपना चैप्टर 1 जो है ये बेटा फिनिश किया, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपना चैप्टर 2 शुरू करेंगे। तो आपने सिंपल ये करना है कि इसको घर में अच्छी तरह रिवाइज़ करना, और जहाँ पे प्रोग्रामिंग वाली चीज़ें हैं प्रैक्टिस करनी है, जहाँ समझ ना आए अपने टीचर से डिस्कस करना है, मेरे से भी डिस्कस कर सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछें, फ़ोन करके पूछें, जैसे भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।